रोशनी और आवाजों का मेला, 50 कहानियां, एक सपना बसेरा। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई मंजर दिल को जगाएगा। संग चलेंगे, साथ निभाएंगे, ये सफर मिलके हम सजाएंगे। और अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। अब जब मैं अगली कहानी की ओर बढ़ रही हूँ तो जाहिर सी बात है उनकी लेखिका की बात तो करनी होगी। लेकिन लेखिका का नाम क्या है आपको पता है? डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव। अब डॉक्टर से आपने सोचा होगा डॉक्टरेट है साहित्य में, पर मैं आपके इस गलतफहमी को दूर करना चाहूंगी। ये है MBBS MS सर्जरी और PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। मतलब इतनी सारी डिग्रियां टोकरी भर के इन्होंने बटोरी है और इतना अच्छा काम किया है। आपकी सेवाएं, आप सफल सर्जन के रूप में प्रांतीय चिकित्सा सेवा उत्तर प्रदेश तथा भारतीय सेना कारगिल युद्ध में भारत चीन सीमा में आपने योगदान दिया। साथ ही आप फैकल्टी और अन्य सेवाओं में आपका और दोषी है कौन निर्दोष। पेश है अगली कहानी जिसका नाम है दोष। और गौर से देखिएगा इसकी छोटी सी नायिका बबुई को, नहीं बबुई नाम से गुस्सा हो जाती है, उसका नाम है वंदना। देखते हैं दोष। आलू की थाली कहाँ है? अरे चावल का लोटा तैयार हुआ कि नहीं? सूप कहाँ गया? चारों ओर ऐसी ही आपाधापी थी। बारात दुल्हन को लेकर वापस पहुंचने वाली थी। घर की महिलाओं में गजब का उत्साह था। उसने ये गहमा कही, घर के आंगन और आंगन से लगे बरामदे थे। आंगन के बीच मंडप था, जहाँ महिलाओं का झुंड
रस्मों की तैयारी में व्यस्त था। वहीं बरामदे में कोहबर सजा था। दरी में बैठी महिलाएं ढोलक बजाकर मंगल गीत गा रही। भीतर का कमरा दुल्हन के बैठने के लिए तैयार किया गया था। मेहमानों के सामानों और विवाह के लिए लाए बक्सों को किनारे करके बड़ी सी दरी पर खूबसूरत गुलाबी चादर बिछा दी गई। उस छोटे से मकान में दुल्हन के लिए बस यही व्यवस्था थी। बबुई, अरे ओ बबुई। हाँ बड़ी मम्मी, क्या है? वाह, ये देखो अभी तक तैयारी नहीं हुई हो। बारात आने वाली, न चोटी न कंघी। दीदी अभी करे देते हैं बस। अरे जल्दी करो, बारात आने वाली है, तमाम इंतजाम करना है। जी दीदी, बैठो। उछल कर बबुई अम्मा के पास पहुंच गई। अम्मा ने जल्दी से बबुई के कटे बालों को संभाल कर क्लिप लगा दी। आंखों में हल्का सा काजल लगाया और कान के पीछे एक ढिठौना। नई फ्रॉक और हाथों में उसी रंग की चूड़ियां पहनकर 6 साल की बबुई यानी वंदना उत्साह से मानो आसमान में उड़ जा रही थी। आज तो उसके कहे बिना ही अम्मा उसे सजा रही थी। और अम्मा उठी और अलमारी से एक जोड़ी पायल निकालकर उसके पांव में पहना। ये देखो बिट्टू, संभाल कर पहनी रहना और हाँ, इधर उधर मत घूमना, हाथ पाँव गंदे मत करना। तुम्हें छोटी चाची के साथ बैठना है, याद है ना बिट्टू? हाँ याद है अम्मा। फिर उसने मन ही मन सोचा, ये भी कोई उन्हीं वाली बात है। उसे अच्छे से पता है, उसे ही तो नई चाची के पास बैठना है। नई चाची को कोई जरूरत हो तो उसका ध्यान रखना है, पानी मांगे तो पानी देना है और सुसु आए तो बरामदे के पिछवाड़े वाले टॉयलेट में लेकर जाना है। और हाँ, नई चाची को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सच सच कर बबुई अपने आप को शीशे में देखने से रोक नहीं पाई। अपने श्रृंगार से संतुष्ट होकर उसने बाहर देखा। अम्मा, बड़ी चाची, बड़ी दादी, छोटी दादी, रम्मो दादी, कमला दादी सब आंगन के द्वार के आसपास। आज बबुई को अपने सबसे छोटे होने पर अभिमान होता था। दीदी, भैया, सिद्धि दीदी, गहना दीदी, रमेश भैया, हरीश भैया, यहाँ तक कि उससे छोटे राजन को भी अकेले अंदर वाले कमरे में नई चाची के पास जाने की मनाही थी। कहीं चाची को परेशान न कर दे। बस एक वही थी, उसे तो वहीं बैठना था, चाची का ध्यान रखने को। और लोग बारात के आगे दादी, छोटी दादी, अम्मा सभी बाहर दौड़े। आगे आगे कार थी, ड्राइवर के साथ राजू चाचा बैठे थे और पीछे बैठी थी घूंघट में सिकुड़ी नई चाची कमलेश चाचा के साथ। बस वो पीछे पीछे आ रही थी, उसमें बाकी बाराती थे। कार घर के बिल्कुल सामने आकर रुके। दादी, अम्मा सहित सारी महिलाएं बहू के स्वागत के लिए बाहर निकली। ओह, इतनी भीड़ में बबुई को तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। अरे कोई उसे गोदी में उठाकर दिखा क्यों नहीं देता? वो तो कितनी प्यारी लग रही है। आज सबने कहा था, आज तो सबसे खास काम उसी को करना है, फिर भी सबने उसे पीछे छोड़ दिया। अरे वाह, घूंघट में नई चाची द्वार पर भी आ गई। अम्मा और चाची तो उनके बगल में खड़ी हैं। उसका मन हुआ अम्मा को जोर से पुकारे, उसे समझ करना चाहिए। ये लो, बुआ तो दरवाजा ही छेद कर खड़ी हो गई। बबुई भीड़ के पीछे आंखों में अटक गई। कमलेश चाचा और नई चाची को द्वारे पे रोककर ये बुआ लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे और उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा था। हमेशा गंभीर रहने वाली दादी भी मुस्कुरा रही थी। तभी कमलेश चाचा ने हंसते हुए
पकड़कर हाथ ऊपर उठाया। बुआ ने हंसते हुए रुपए छीन लिए और सब द्वार से हट गए। जल्दी से चावल से भरा लोटा देहरी पे रखा गया। उसे पैर से ढील कर नई चाची और उनके पीछे बाकी सब आंगन में आ गए। बबुई भीड़ के छोटे से फिर पीछे पहुंच गई। अब आंगन और कोहबर में दूल्हा दुल्हन की रस्में हो रही। बबुई की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। पायल संभालती हुई वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। अब जिसे काम होगा वो खुद ही बुलाएगा। लो, उसकी पुकार हो ही गई। चाची ने उसे बुला लिया और नई चाची से उसे मिलवाया भी। नहीं दुल्हन, ये है बबुई, तुम्हारे जेठ की बिटिया। बबुई नहीं, वंदना नाम है हमारा। हाँ, बबुई नहीं, वंदना नाम है इनका। अच्छा। बबुई ने थोड़ा अभिमान से बताया। सब हंस पड़े थे और बबुई शान से नई चाची का हाथ पकड़कर चलने लगी। सबसे पहले उसने चुपके से नई चाची के घूंघट में झांका। चाची से नजरें चाही और दोनों मुस्कुराए। बबुई आंख कर से सबसे पहले नई दुल्हन के घूंघट में झांकने वाली वही तो थी। सारी भीड़ आंगन में चाची, बबुई और नई चाची को लेकर कमरे लगा। नहीं बहू, अब तुम आराम करो, हम लोग और काम देखने जाते हैं। और बबुई तुम्हारे पास है। अच्छा बबुई, ध्यान रखना चाची का। अच्छा, अब बुला लेना कोई काम हो तो। ठीक है, चलो। नहीं चाची, आप यहाँ बैठिए। कुंडी बंद कर दे नहीं चाची। बबुई ने सांकल चढ़ा दी और उनके बगल में आकर उखड़ू बैठ गए। नई चाची ने घूंघट पीछे किया तो बबुई से फिर उनकी नजरें मिली। उसे मुस्कुराता देखकर नई चाची भी मुस्कुराई और उसके गाल प्यार से थपथपाते। बबुई निहारी हो गई। कितनी सुंदर लग रही थी नई चाची। माथे पर कम कम चमकता नारंगी सिंदूर और ढेर सारे गहनों के बीच उनका सोने सा चमकता चेहरा। उन्होंने महंगे लगे हाथों से अपना पर्स खोला और हथेली पर रखकर इलायची उसके सामने रखी। ये खाओगी बबुई? वंदना, ये खाओगी वंदना? थैंक यू, आप कितनी सुंदर हैं। नहीं चाची, आप आराम से बैठिए, हम आपके लिए तकिया लाकर देते हैं। बबुई पास रखे बिस्तरों के ढेर से एक तकिया निकालकर ले आई। नई चाची को उसने दिया। दुल्हन थकी थी, उसने तकिया दीवार के सहारे रखा और पीठ टिकाकर बैठ गई। दोनों के बीच हल्की फुल्की एक दो बातें हुई। बबुई को लगा नई चाची बहुत थकी है। उसने कहा, नहीं चाची, ये गद्दे के बीच में आप दिखाई भी नहीं देंगी, आप यहाँ पे अच्छे से आराम कर लीजिए। बबुई ने गुलाबी चादर का वो हिस्सा दिखाया जिससे उसके और द्वार के बीच समेटे हुए बिस्तरों का ढेर था। नई दुल्हन उस आड़ को देखकर मुस्कुराई और अचानक लेट जाने के प्रस्ताव पर वो सहसा चचा गई। तभी चाची की आवाज आई, बबुई दरवाजा खोलो। नई दुल्हन वापस घूंघट में दुबक गई। बबुई ने दरवाजा खोल दिया। चाची एक प्लेट में मिठाइयाँ, नमकीन और एक गिलास पानी लेकर आई। नहीं बहू, कुछ जलपान कर लो बेटा। बड़ी मम्मी देखो ना, नई
चाची कितनी थकी लग रही है, उनको थोड़ा सुला दे। बड़ी चिंता है इन्हें। क्यों छोटी, 2-2.5 घंटे कोई कार्यक्रम नहीं है ना अभी? नहीं तो इन्हें आराम कर लेने दें। जी ठीक है, नई दुल्हन तुम आराम कर लो, पर पहले नाश्ता कर लेना, ठीक है? और बबुई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है चाची को खिलाना। और हम लोग जा रहे हैं, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, और कुंडी अंदर से बंद कर लो। नाश्ता कर लेना बेटा। अच्छा चलो छोटी। कुछ खा लो। बबुई, इसमें से कुछ खाओगी? अरे सॉरी, वंदना रानी कुछ खाओगी? नहीं। आओ, तुम हमारे साथ लेट जाओ वंदना रानी। और बबुई गदगद होकर वहीं नई चाची की बगल में लेट गई। नई चाची उसे एक हाथ से थपकने लगी। बबुई को नींद आ गई। सागर खड़कने से फिर उसकी नींद टूटी। नई चाची ने उठकर अपने आप को व्यवस्थित किया और आंखें मलते हुए बबुई ने दरवाजा खोला। चाची और बुआ लोग, बबुई, अब तुम्हारी ड्यूटी खत्म, चलो अपनी अम्मा के पास। नई चाची को तैयार भी तो होना है। बड़ी मम्मी, हमने अपना काम अच्छे से किया ना? नई चाची का एकदम अच्छे से ख्याल रखा ना? बहुत अच्छे से, शाबाश। पर अब नई चाची तैयार होंगी, तुम अम्मा के साथ चलो, ठीक है? जीवन में पहली बार बबुई ने अपने आप को इतना महत्वपूर्ण पाया। वो ये बातें और ये दिन कभी नहीं भूलेगी। आज से पहले तो छोटा समझ के कोई उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता, या उसे डांट ही पड़ती थी। उसे याद आ रहा, उसके साथ न दीदी खेलती थी और न भैया। यहाँ कमलेश चाचा की शादी में तो सब लोग अभी थोड़े दिन पहले ही आए हैं। वो तो अपने शहर में अम्मा पापा के साथ कॉलोनी वाले घर में रहती है। पास पड़ोस में दीदी की ढेर सारी सहेलियां हैं और भैया के भी दोस्त हैं। बस उसके बराबर की एक भी लड़की उसके आसपास नहीं है। घर के सामने वाले छोटे से मैदान में भैया के दोस्त, कॉलोनी के और दूसरे बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं, पर अम्मा उसको घर से बाहर नहीं जाने देती। वो कहती है वो सब लड़के हैं, लड़कियां लड़कों के साथ नहीं खेलती। पापा से तो उसे थोड़ा डर भी लगता है, इसीलिए स्कूल से आने के बाद वो बस अम्मा के लिए आगे पीछे घूमती है। अम्मा काम करते करते कभी उसको कहानी भी सुना देती है और कभी उसके साथ खेल भी लेती है। कभी उसके लिए पतंग वाला गुब्बारा या बिल्ली वाला पराठा भी सेक देती है, लेकिन अक्सर उसे डांट के भगा देती है। फिर अपने खिलौनों से खेलने के सिवा वो कुछ भी नहीं कर पाती। दीदी की तो इतनी सारी सहेलियां हैं कॉलोनी में, पर दीदी उसे अपने साथ कभी। जब कमलेश चाचा की शादी में सब छोटी दादी के घर आ रहे थे तो बबुई बहुत खुश हुई। और फिर जब यहाँ उससे कहा गया कि नई चाची के आने पर उनका ध्यान रखना है, तब तो वो फूल कर कुप्पा हो गई थी। उसको बुरा भी नहीं लगा था कि उसे और दीदी को बारात में जाने का मौका ही नहीं मिला। दीदी को यहाँ सिडनी दीदी और गन्ना दीदी का साथ मिल गया और भैया घाट से बाराती बनकर चला गया, और तो और छोटा राजन भी चला गया। और यहाँ दीदी लोग आपस में ऐसे मिले कि बबुई निकल गई। वो तो उदास हो गई थी, पर तब भी ये जिम्मेदारी उसे दे दी गई थी, बस उसी।
सबने उसे कितना प्यार किया। सबसे पहले नई चाची के घूंघट में उसी ने तो झांका था और नई चाची से उसकी कितनी दोस्ती हो गई थी, कितनी खास हो गई थी बबुई आज इतनी मगन हो गई थी नई चाची की मुंह दिखाई, नाच गाने और बाकी रस्मों के समय उसे अपने अकेले पढ़ने का कोई मलाल नहीं था। इतने निकट से सारे उत्सव देखने में उसका समय आसानी से कट गया। कितनी सुंदर लग रही थी नई चाची, बबुई मुक्त हो जाती। तीसरे दिन नई चाची एक दिन को अपने घर गई और कमलेश चाचा ने पिकनिक का प्रोग्राम बना लिया। बबुई को कमलेश चाचा इसलिए इतने अच्छे लगते हैं। पूरा परिवार छोटी बस में बैठकर अरवल का बंगला घूमने जा पहुंचा। वहीं मैदान में स्टोव जलाकर अम्मा चाची लोगों ने खाना बनाया और सबने आनंद लेकर पानी खाया। खाने के बाद कोई आराम करने लगा तो कोई आसपास के बाग बगीचों में घूमने लगा। कुछ लोग चादर पर बैठकर ताश भी खेल रहे थे और बबुई बड़ों के बीच बैठकर उगता रही। उसी के पास चाचा का बेटा राजन भी था, जो उससे 1 वर्ष छोटा था। दीदी हमेशा की तरह सिंधी दीदी और गहना दीदी के साथ कुशल में लगी। तभी उसने भैया को हरीश भैया रमेश भैया के साथ बंगले के सामने बने हुए सूखे तालाब के पास पंखों वाली परियों के बीच पत्थर के फुहारे के पास रखे थे। बबुई राजन के साथ उन्हीं के पीछे पीछे चलते। 4 सीढ़ियां सेट के बगल में चिकने पत्थर पर फिसलने में सबको बड़ा मजा आता। फिर वे सभी बंगले के खंडहर में अंदर प्रवेश करते। भैया लोग पत्थर की ऊंची आकृतियों पर लटक लटक कर खेल रहे थे और बबुई और राजन उनके पीछे पीछे दर्शक बने आनंदित हुए। सारे बच्चे लकड़ी की घुमावदार सीढ़ियां होते हुए बंगले की छत पर पहुंच गए। छत पर सबने दौड़ भी लगाई। बबुई को तो यही सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। भैया लोग बबुई और राजन के साथ भी खेल रहे थे। शाम का होने लगा, वे सब लौट पड़े। बाहर सबसे बढ़ चुका था। आधा सामान बस में भी रखा जा चुका था। बस सब लोग इन्हीं बच्चों की प्रतीक्षा कर रहे थे और देर करने के लिए सबको हल्की सी डांट भी पड़ी। फिर बिस्किट के पैकेट और केले पकड़ाकर बच्चों को बस में बैठने का आदेश दिया। कहते गुनगुनाते हंसी मजाक करते सब वापस आ गए। कितना अच्छा लग रहा था बबुई को। यहाँ अम्मा, चाची, बड़ी मम्मी किसी ने भी घूंघट नहीं निकाला था। सबके चेहरे कितने खिले हुए थे और अम्मा तो कितनी अपनी लग रही थी। कोई पापा दादी भी साथ में नहीं थे। काश सब लोग रोज रोज ऐसे ही रहते। बबुई सोचे। घर पहुंचते ही बच्चे थक कर यहाँ वहाँ लेट गए। बबुई को भी जोर से नींद आई थी। वो तो बस में ही सोना चाहती थी, पर अम्मा ने कह दिया घर जाकर सो। अब अम्मा तो बड़ी मम्मी और चाची के साथ घूंघट निकालकर रसोई में जाएगी। रात के खाने की तैयारी भी करनी होगी ना। बबुई बरामदे में गली पर सो गई। वो तभी जगी जब दीदी ने उसे खाना खाने के लिए उठाया। खाना खाने के बाद सब वहीं बैठकर बतिया रहे थे। तभी उसे अंदर वाले कमरे से बुलावा आया। बबुई हैरान थी। वहां और उसे, पर अम्मा खुद क्यों नहीं आई? उसे क्यों वहां बुलाया? वो जगी सकुचाती सी वहां पहुंची तो अम्मा के साथ चाची और बड़ी मम्मी भी बनी थी। इस तरह की पेशी का बबुई का ये पहला अनुभव। बबुई, ए बबुई, हाँ
बड़ी मम्मी की अम्मा, यहाँ बैठो तुम। और ये बताओ, तुम वहां बंगले की तरफ क्यों गई थी? हम तो भैया लोगों के साथ गए थे ना बड़ी मम्मी। हाँ, तो तुम सीढ़ियों पे क्यों फिसल रही थी? अकेले थोड़ी ना फिसल रहे थे, भैया लोग के साथ थे। अच्छा, तो तुम उछल कूद क्यों कर रही थी? वहां तो सभी कूद रहे थे। अच्छा, तो तुम खंडहर के भीतर क्या करने गई थी? अकेले थोड़ी ना गए थे, बड़ी मम्मी भैया लोग के साथ गए थे। बड़ी मम्मी ने तुम्हें आवाज दी थी बबू। पर हमको सुनाई नहीं दिया। हम लोग नीचे से सब कुछ देख रहे थे, तुम ऊपर उछल कूद कर रही थी, वो भी क्या पहन के? फ्रॉकी तो पहनते हैं बड़ी मम्मी, और हम कह तो रहे कि हम अकेले नहीं थे, भैया लोग के साथ थे। वो भी वहाँ कूद रहे थे, उनको भी बुलाइए। वो लोग तो बड़े हैं, तुम तो छोटी हो। पर राजा तो हमसे भी छोटा है ना, वो तो हमारे साथ था, उसको क्यों नहीं बुलाया? उसको बुलाइए। उसे क्या बोला है? वो लड़का है। अच्छा तुम जाओ, और दोबारा ऐसी गलती मत करना। जाओ अब। बबुई वापस बरामदे में आई तो कमरे में थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ, उस अनुभव के बाद वो अचानक पलट गई। मासूम बबुई की जगह एक लड़की मिली। उसे कुछ समझ में आ रहा था कि क्यों अपने शहर में वो कॉलोनी में लड़कों के साथ नहीं खेल सकती। उसे शायद ये भी समझ में आ रहा था कि क्यों राजन छोटा होकर भी शाम से बारात में गया था और उसे जाने की अनुमति नहीं मिली। उसे कुछ ये भी समझ में आ रहा था कि क्यों फ्रॉक पहनकर उछल कूद नहीं करती, और शायद उसे ये भी समझ में आ रहा था कि सबका कहना मानने वाली अच्छी बच्ची होने पर भी क्यों जो काम राजन उससे छोटा होकर भी कर सकता है, वो नहीं कर सकते। उसे शायद अपना दोष समझ में आने का आरंभ मेरा अंधड़पन खामोश है। इस दुनिया पर मुझको रोष है, मेरा अंधड़पन खामोश है। होश है कि न होश है, बस इतना मेरा ही दोष है। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति दोष, डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव की कहानी रोष। और यहाँ पर कलाकार के रूप में हमने देखा सूक्ष्म दर्द जो बबुई के मन में था, उसे प्रस्तुत करती हुई हमारी सूत्रधार डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। और प्यारी बबुई वंदना श्रीवास्तव। प्यारी नई चाची जो है ये है मिनी दीक्षित। बबुई की बड़ी अम्मी है अर्चना शुक्ला जी, और बबुई की मम्मा बनेगी ज्योति सिंह जी, और कमलेश चाचा शुभम कुमार द्विवेदी जी। और जो बन्ना बन्नी का गीत आपने सुना, सच में मुझे मन हो रहा था मैं भी डांस करने लगूं। तो उनका नाम कैसे भूल सकती हूँ। स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस नीता पंत जी का, शीलो मलिक जी का, अंशु महाराज जी का, अनीता शुक्ला जी का और ममता शुक्ला जी का। बहुत
बुलाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज की तीनों कहानियों के जितने भी कलाकार हैं वो प्लीज मंच पर आ जाएं। और जब तक वो मंच पर आ रहे हैं, मैं बहुत सारी और बातें आपसे बताना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है। हमारे डॉक्टर मधु अग्रवाल, प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति नारायण, भानु प्रकाश पांडे जी, अनुराग अवस्थी जी, मनीषा यादव जी, अजय भटनागर जी, प्रोफेसर मालवीय जी जो कि सुपुत्री स्वरूप कुमार बख्शी जी हैं, इंजीनियर राजेश अग्रवाल, इंजीनियर प्रदीप श्रीवास्तव, इंजीनियर के अग्रवाल, श्री आर अग्रवाल, अभिषेक डोंगवाल जी, हेमलता मिश्रा जी, राजीव रस्तोगी जी, नीलिमा रस्तोगी जी और गुरजीत सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। साथ ही साथ ये जो प्रस्तुतियां बनकर मंच पर अभी भी और जो कलाकार हैं मैं उनका आह्वान करूंगी वो भी आ जाएं। आज की जितने भी नेतागिरी शो में जो आए थे वो भी आ चुके हैं। हाँ, वापसी में पुनीता अवस्थी जी आ रही है और संगम बहुगुणा जी और दोष के सारे कलाकार भी यहीं पर हैं। जोरदार तालियां दीजिए। लेकिन पृष्ठभूमि में बात पूरी नहीं होती जब तक कि वो कहानियों को लिखने वाली लेखिकाओं को मैं यहाँ पर सादर निमंत्रित न करूँ। तो हमारे बीच इस समय मौजूद है संध्या सिन्हा जी और डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी। मैं आज से निवेदन करूंगी आप दोनों मंच पर आ जाएं और साथ ही साथ हमारे और भी कलाकार हैं जो हमसे जुड़े हैं। हमारे निदेशक हैं संगम बहुगुणा जी और सह निदेशक भी हैं हमारे विकास श्रीवास्तव जी, जिनको बुलाना चाहूंगी मंच पर। और हम मंच पर कठपुतलियां बनकर नाचते हैं तो जिन लोगों के हाथ में ढोल रहती है उनको भी बुलाना चाहूंगी मंच पर। से प्रकाश परिकल्पना गोपाल सिन्हा जी को, प्रकाश परिकल्पना मनीष संगीत संचालक अभिजीत पांडे, संगीत संचालक सहायक कुमार दुबे, मुख्य सज्जा शहीद अहमद एवं सचिन, सेट निर्माण जामिया शहीद अहमद, सेट साहित्य कुमारी कुमार दुबे, प्रचार मीडिया अनुराग अवस्थी, प्रचार सोशल मीडिया अमरीश बॉबी जी, भानु प्रकाश पांडे, हमारे व्यवस्था राजेश मिश्रा मंच सज्जा रंगा परिधान और समारोह शीर्षक गीत 50 कहानी में तुझे याद हो गया है, बहुत प्यारा सा गाना है। तो मैं बता दूं कि इसे लिखने वाले हैं अमरीश बॉबी जी। बहुत ही सुंदर आज की प्रस्तुति है और ये प्रस्तुति का 7वां दिन है। जैसा कि मैंने कहा था छुट्टी भरा हो चुका है, किशोरावस्था की तरफ बढ़ चला है। 17 दिन 50 कहानियां और भी अभी दिन बाकी हैं। अभी मोहब्बत के और भी जो है अंजाम हमें उसे देना है और अंजाम तक कहाँ तक पहुँचती है, किस साथ के आसमान तक पहुँचती है, ये जानने के लिए आपको हर एक दिन आना पड़ेगा हमारे बीच। आज के लिए हम सबको इजाजत दीजिए। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।